नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इस वक्त DLX न्यूज चैनल। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की सबसे बड़े फैसलों से लेकर के राजनीतिक के उस घटनाक्रम को हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसको अक्सर करके गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। इसीलिए अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा काम हमें सच दिखाने की हिम्मत देता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। देखिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं या फिर आपकी नजर इंटरनेशनल मार्केट पर रहती है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लेवी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। डीजल एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 13.5 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर यह लेवी 9.5 रुपए से बढ़ाकर 12.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। ये नए रेट आज 16 जून से प्रभावी होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में विदेशी पूंजी लाने को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए और अधिक उपाय करेगी। उन्होंने साफ किया कि बॉन्ड मार्केट के लिए हाल में जो कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ शुरुआत है। अब सरकारी उपक्रम और बैंक भी विदेशों से फंड जुटा सकेंगे। सीतारमण जी ने यह भी बताया कि देश में डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। अब सिर्फ बेंगलुरु या हैदराबाद ही नहीं, बल्कि तीसरे दर्जे के शहर भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं। माता पिता और बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियों के बाद आज 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी लॉन्च किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक फर्जी सर्कुलर वायरल हुआ था जिसमें गर्मी के चलते स्कूल 30 जून तक बंद रखने की बात कही गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि कोई दूसरी अफवाह न फैलाएं, स्कूल आज पूरी तरह खुलेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने 3 दिन से चल रहा अपना अनशन आज खत्म कर दिया। उन्होंने किसान कर्ज माफी की शर्तों को लेकर यह अनशन किया था। उनकी मांग थी कि कर्ज माफी के सख्त नियमों को थोड़ा ढीला किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जल्द ही औपचारिक बैठक करके समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद रोहित पवार ने अनशन समाप्त कर दिया। फिलहाल किसानों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल और उनके परिवार को धमकी भरे पत्र भेजे गए हैं। यह धमकियां साल 2024 में दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार केस में दिए गए उनके फैसले से जुड़ी हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद जज साहब और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एक बार फिर साफ किया है कि पार्टी के सभी 9 सांसद पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ हैं और कोई भी पार्टी नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने हाल ही में हुई बैठक से कुछ सांसदों की अनुपस्थिति पर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। वहीं राउत ने टीएमसी के बागी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पार्टी का विलय करके दूसरी पार्टी में चले गए हैं उनका अब मूल पार्टी पर कोई दावा नहीं बनता है। यह बयान राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में आदिवासी ग्रामीणों ने प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना ही सर्वे कर लिया गया। इस दौरान प्रोजेक्ट एक्शन कमेटी और पुलिस के बीच झड़प की भी खबरें हैं। हालांकि जिला कलेक्टर ने आदिवासियों को आश्वासन दिया है कि बिना ग्राम सभा के किसी भी परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अभी कोई सर्वे नहीं चल रहा है और प्रोजेक्ट पर अंतिम फैसला स्थानीय लोगों की राय लेने के बाद ही लिया जाएगा। गुजरात में किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। अहमदाबाद से गांधीनगर तक हजारों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। वे बिजली के खंभे लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन को बिना उचित मुआवजे के अधिग्रहित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने मांग की है कि जमीन अधिग्रहण नीति को रद्द किया जाए या फिर उन्हें बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देश में नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने पर आज नई दिल्ली में बड़ी बहस होने जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से ईटी इंडिया नेट जीरो फोरम 2026 का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है।
इस फोरम में 250 से अधिक पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर्स हिस्सा लेंगे। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी इससे काफी कम हासिल हुआ है। इस फोरम में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ कार्बन एमिशन कम करने के स्केलेबल सॉल्यूशंस पर चर्चा होगी। यह चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। महाराष्ट्र के विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जून से शुरू होगा। यह सत्र 10 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में कार्यवाही होगी। सत्र में किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी और विकास कार्यों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस सत्र में अपनी अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखने की तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल सत्र को लेकर सभी दलों के बीच कसरत तेज हो गई है। स्टैंड अप कॉमेडी शोज में महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अभद्र कमेंट्स का मामला अब राजनीतिक स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले पर सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इन कॉमेडियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इससे पहले कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन अब सरकारी स्तर पर इस पर एक्शन की तैयारी दिख रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुए दिल दहला देने वाले ट्रेन हादसे के पीछे की बड़ी वजह सामने आई है। अधिकारियों ने बताया है कि उस स्थान पर पटरी का एक ब्लाइंड कर्व है, जिसकी वजह से लोको पायलट और पैदल यात्रियों को एक दूसरे देख नहीं पा रहे थे। बता दें कि अभी हाल ही में हुए इस हादसे में ट्रेन से उतरने के दौरान 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। रेलवे ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संभावित कदमों पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने भोपाल की एक झुग्गी में रहने वाले राज्य के कक्षा 12वीं के टॉपर से मिलने के लिए न सिर्फ सारे प्रोटोकॉल तोड़े, बल्कि संकरी गलियों से होते हुए एक ई स्कूटर पर सवार होकर उनके घर पहुंचे। सीएम ने इस मेधावी छात्र को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सीएम के इस व्यवहार की हर तरफ सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं की मिसाल दी जानी चाहिए जो प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर प्रतिभा का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की कड़ी में आज उनका स्लोवाकिया दौरा बेहद अहम है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला ऐतिहासिक दौरा है। वे यहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग को नई गति देना है। इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस में भारत इनोवेट्स कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह लगातार 8वां मौका है जब भारत को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस मंच पर भारत न सिर्फ अपनी बात रखेगा, बल्कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज भी बनेगा। इस सम्मेलन में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता जुटेंगे, जहां जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट और भू राजनीतिक तनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। कई शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और अधिक से अधिक पानी पीते रहें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मौसम में राहत मिल सकती है।